मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक संदूक दिखाया जाता है। उस संदूक को एक मछुआरा निकालता है। जब मछुआरा उस संदूक को खोलकर देखता है तो उसमें एक लाश के साथ एक जिंदा बच्चा भी होता है, जिससे मछुआरा उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। उस बच्चे का नाम परसियस रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि परसियस कुछ बड़ा हो चुका है। उस दिन तेज तूफान आने की आशंका थी। तभी परसियस के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, जिससे परसियस कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक बहन मिलने वाली है। जिससे परसियस के डैड कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा आने से हम लोगों का प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। जिससे परसियस कहता है कि वो आपका अपना बच्चा होगा, क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ। जिससे परसियस के डैड कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, तुम सदैव हमारे बेटे रहोगी। फिर हम 12 साल बाद वाला सीन देखते हैं, जहाँ परसियस अब बड़ा हो चुका है। परसियस अपने पूरे परिवार के साथ समुद्र में मछली पकड़ रहा होता है। जब परसियस समुद्र से जाल निकालता है तब उसमें एक भी मछली नहीं होती है। जिससे उसके डैड गुस्से में देवताओं को बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि हम कब तक ऐसे ही देवताओं की गुलामी करते रहेंगे। एक दिन किसी को तो उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। रात में तूफान के कारण अचानक परसियस की नींद खुल जाती है। जिससे उसके डैड आकर कहते हैं कि उस रात ऐसा ही तूफान आया था जब तुम मुझे मिले थे। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब मेरे पास नहीं है। जिससे परसियस कहता है कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। सुबह उनका जहाज आर्गस राज्य के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ी ज्यूस की मूर्ति लगी होती है। लेकिन उस मूर्ति को सैनिक तोड़ रहे होते हैं, जिससे वो मूर्ति नीचे समुद्र में गिर जाती है। मूर्ति गिरते ही वहां हेडीज और उसके शैतान वहां आ जाते हैं और उन सैनिकों को मार देते हैं। फिर हेडीज परसियस के जहाज को भी डुबा देता है। परसियस अपने परिवार को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाता है। फिर हम स्वर्ग में ज्यूस को देखते हैं, जो अपनी मूर्ति गिरने से बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैंने इंसानों को बनाया और वे लोग मुझसे ही बगावत कर बैठे, अब उन पर कोई दया नहीं होगी। तभी वहाँ हेडीज आ जाता है। मेरे भाई ज्यूस, कितना वक्त हो चुका है, आपका चेहरा नहीं देखा था। आपने इन इंसानों को एक मकसद से बनाया था कि उनकी प्रार्थनाएं हम सबको अमर बना देंगी, लेकिन आप उनसे ज्यादा प्यार कर बैठे, जिससे वे हमसे बगावत कर बैठे। इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हम सब खतरे में हैं, इसलिए उनसे हमें निपटने दो, जिससे वे फिर से प्रार्थनाएं करने लगेंगे, जिससे हम फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। आप तो उनके प्यार पे जिंदा हैं, मैं तो उनके डर और तकलीफों से जिंदा हूँ। जिससे ज्यूस मान जाता है और हेडीज को मनमानी करने के लिए भेज देता है। इधर परसियस को आर्गस के सैनिक पकड़ लेते हैं और परसियस को अपने राज्य लाते हैं। फिर सैनिक परसियस को राजा के सामने पेश करते हैं। तभी राजा कहता है कि एक जाम हमारे वीर सिपाहियों के नाम, जिन्होंने ज्यूस के मुंह पर एक कसकर थप्पड़ मारा है। अब मंदिर जल रहे हैं और मूर्तियाँ भी गिराई जा रही हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं के लिए तरस गए हैं। आज से इंसानों का युग शुरू होगा। राजकुमारी एक जाम लेकर परसियस के पास जाती है। जैसे ही परसियस जाम लेने चलता है, तभी सेनापति उसे मारता है। जिससे राजकुमारी कहती है कि हमारे सैकड़ों लोग मारे गए, फिर भी आप जश्न मना रहे हैं, इससे देवता और भी भड़क जाएंगे। जिससे रानी कहती है कि देवताओं को हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। फिर रानी कहती है कि देखो मेरी बेटी को, वो एक देवी है और हम सब देवता। तभी वहाँ अचानक हेडीज आ जाता है और सभी को अपनी ओर खींचने लगता है। हेडीज को देखकर परसियस उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेडीज उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद हेडीज उनसे कहता है कि तुम लोगों ने देवताओं का बहुत अपमान किया है। जिससे हेडीज के सामने सभी झुक जाते हैं। फिर हेडीज रानी को मार देता है। फिर हेडीज कहता है कि 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा, तब मैं क्रेकन को भेजूंगा, जिससे आर्गस का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो जिस राजकुमारी की तुलना देवताओं से की है, उसकी बलि देनी होगी। उसकी बलि ही क्रेकन को रोक सकती है। आर्गस के वासियों, अपनी सजा चुनो। फिर हेडीज परसियस से कहता है कि ये फैसला परसियस तुम्हारे पिता ज्यूस का है। ये बात ज्यूस को पता लगती है कि उसका बेटा परसियस भी वहाँ है। जिससे ज्यूस कहता है कि वो लड़का मुझे नहीं जानता, अब उन लोगों के साथ वो भी मरेगा। इधर आर्गस के सैनिक परसियस को पकड़ लेते हैं। जिससे परसियस उनसे कहता है कि मैं कोई देव मानव नहीं हूँ। जिससे सैनिक परसियस को टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहाँ राजा आकर उन सैनिकों को रोक देता है। फिर राजा परसियस से कहता है, यदि तुम ज्यूस के बेटे हो तो हमें बचा सकते हो। जिससे परसियस कहता है, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, आप लोगों को नहीं बचा सकता। तभी वहाँ राजकुमारी आकर कहती है, मेरे लिए किसी को मरने की जरूरत नहीं है, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। इसके बाद परसियस को एक औरत मिलने आती है, जिसका नाम आयो होता है।
जिससे परसियस कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, जिससे आयो कहती है मैं बचपन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ और तुम ज्यूस के बेटे हो। कुछ साल पहले एक आदमी ने ज्यूस से बगावत की थी जिसका नाम आर्किसियस था। ज्यूस ने उसे सबक सिखाने के लिए राजा का भेष धारण करके रानी के साथ सेक्स किया, जिससे आर्किसियस ने रानी और उससे पैदा हुए बच्चे का कत्ल करने का हुक्म दे दिया, जिससे आर्किसियस ने उन्हें एक ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, जिससे तुम्हारी माँ मर गई, लेकिन तुम्हारा आधा शरीर मानव तथा देवता का होने के कारण तुम बच गए। तब से मैं तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ। तुम्हारा जन्म सिर्फ क्रेकन को मारने के लिए हुआ है। जिससे परसियस कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है हेडीज को मारना। इसके बाद आयो सेनापति से बात करती है और कहती है कि परसियस को छोड़ दो ताकि वो इस मंजर को रोक सके, जिससे सेनापति मान जाता है। फिर वे लोग उन डायनो से मिलने के लिए अपनी जाने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वो डायने ही जानती थी कि क्रेकन को कैसे मारा जा सकता है। इसके बाद परसियस और सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर हेडीज राजा आर्किसियस के पास पहुंच जाता है, जो एक गुफा में छुपा होता है, जिससे हेडीज कहता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है, वो है ज्यूस, और तुम्हारे नाम पर लगा कलंक अब भी जिंदा है, इसलिए अब उसे मरना होगा जब तक मैं सबसे शक्तिशाली ना बन जाऊं, इसलिए तुम मेरा हथियार बनोगी। जिससे हेडीज उसे अपनी कुछ शक्तियां दे देता है। इधर वे लोग एक जंगल में विश्राम करते हैं। फिर सेनापति परसियस को तलवारबाजी सिखाने लगता है। जब सभी सो रहे होते हैं तब परसियस जंगल में इधर उधर जाता है, जहाँ उसे एक तलवार मिलती है। तभी वहाँ सेनापति आ जाता है और कहता है कि ये देवताओं का तोहफा है, लेकिन परसियस उसे लेने से मना कर देता है। फिर परसियस उड़ने वाले घोड़ों के पास पहुँच जाता है। तभी वहाँ आयो आ जाती है और बताती है कि अब तक किसी भी इंसान ने इनकी सवारी नहीं की है, जिससे परसियस घोड़े को देखने लगता है। इधर दो सैनिक परसियस को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। तभी वहाँ आर्किसियस आ जाता है और उन दोनों सैनिकों को मार देता है। फिर आर्किसियस परसियस पर हमला करने लगता है, जिससे और भी सैनिक उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सेनापति उसका हाथ काट देता है, जिससे वो भागने लगता है, जिससे वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन उसका कटा हुआ हाथ एक विशालकाय स्कॉर्पियन में बदलने लगता है और उसका जहाँ जहाँ खून गिरता है उनसे भी विशालकाय स्कॉर्पियन बनने लगते हैं। एक स्कॉर्पियन उन पर हमला करने लगता है, जिससे वे लोग भी उस स्कॉर्पियन पर हमला करने लगते हैं। इस हमले में कुछ सैनिक भी मारे जाते हैं, लेकिन सेनापति बड़ी मुश्किल से एक स्कॉर्पियन को मार देता है। फिर परसियस भी एक स्कॉर्पियन को मार देता है। तभी उनके सैनिक बताते हैं कि यहाँ से भागो, पीछे और भी स्कॉर्पियन आ रहे हैं। उन सभी को बाकी स्कॉर्पियन घेर लेते हैं। तभी वहाँ जिन आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन परसियस के हाथ में एक स्कॉर्पियन काट लेता है, जिससे परसियस जहर के कारण गिर जाता है। फिर वे लोग परसियस को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वो जिन परसियस को अपने जादू से ठीक करने लगता है। तभी सेनापति उसे रोक लेता है और उन पर हमला करने लगता है। फिर वो जिन कहता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इधर तब तक परसियस ठीक हो जाता है। सुबह सेनापति परसियस से कहता है कि जो तुम्हें तोहफे में मिले हैं उनका तुम इस्तेमाल करो, जिससे परसियस कहता है कि मैं उनकी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर सेनापति कहता है कि यदि तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो मेरे झोले से निकाल लेना। जिन सारे स्कॉर्पियन को अपने बस में करके उनकी सवारी करते हैं। फिर वे लोग भी उन स्कॉर्पियन पर बैठकर अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। 2 दिन के सफर के बाद वे लोग डायनो के शहर में पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग डायनो के पास जाते हैं। तभी वहाँ 3 डायने आती हैं। वे डायने जान जाती हैं कि परसियस ज्यूस का बेटा है। तभी अचानक डायने उन पर हमला कर देती हैं, लेकिन परसियस उनकी आंख छीन लेता है और कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं तो मैं आंख फेंक दूंगा। क्रेकन को कैसे मारा जा सकता है? डायने बताती हैं कि एक तरीका है, वो है मेडूसा, जिसकी आंखों में देखते ही हर जीवित वस्तु पत्थर बन जाती है। फिर परसियस डायनो की आंख दूर फेंककर वहाँ से सभी निकल जाते हैं। फिर वे लोग जाने लगते हैं। जब परसियस अकेला होता है तब ज्यूस उसके सामने आ जाते हैं, जिससे परसियस कहता है कि मेरे परिवार को आपके भाई ने मार दिया और आप देखते रहे। ज्यूस परसियस से कहता है कि तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम देवता बनकर रहोगे, लेकिन परसियस उन्हें मना कर देता है, जिससे ज्यूस परसियस को एक सिक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वे लोग काली दुनिया के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता नहीं होता है, इसलिए उन्हें खारन को रिश्वत देनी पड़ती है। फिर खारन अपनी नाव से उन सभी को काली दुनिया ले जाने लगता है। तभी आयो बताती है कि मेडूसा कभी बहुत सुंदर थी, जिससे उस पर पोसाइडन
पोसाइडन का दिल आ गया, जिससे मेड्यूसा अपने आप को बचाने के लिए देवी एथीना के मंदिर जा पहुंची। लेकिन देवी एथीना ने उसे नहीं बचाया, जिससे पोसाइडन ने उसकी इज्जत लूट ली। देवी एथीना ने उसकी मदद करने के बजाय उसको एक श्राप दिया, जिससे जो भी उससे नजर मिलाएगा वो पत्थर बन जाएगा। आज तक उस काली दुनिया से कोई वापस नहीं आया है। फिर वे लोग काली दुनिया पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन आयो बाहर ही रुकती है। अंदर जाकर वे लोग मेड्यूसा को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक मेड्यूसा उन पर हमला कर देती है। फिर मेड्यूसा एक सैनिक को पत्थर बना देती है। इसके बाद मेड्यूसा दूसरे सैनिक को भी पत्थर बना देती है। फिर मेड्यूसा परसियस पर हमला करते हुए उसका पीछा करती है। इसके बाद मेड्यूसा जिन को भी मार देती है। जब मेड्यूसा परसियस को मारने आती है, तभी सेनापति उसकी पूंछ पर एक बड़ा नुकीला पत्थर गिरा देता है, जिससे मेड्यूसा सेनापति को भी पत्थर बना देती है। परसियस मेड्यूसा का सिर काट लेता है। इसके बाद परसियस उसके सिर को एक झोले में डालकर बाहर आता है। तभी वहाँ अर्कीसियस आ जाता है और आयो को पीछे से चाकू मार देता है। फिर परसियस और अर्कीसियस एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। फिर परसियस देवताओं से तोहफे में मिली तलवार से लड़ने लगता है, जिससे परसियस उस तलवार से अर्कीसियस को मार देता है। इसके बाद परसियस आयो के पास जाता है। आयो कहती है कि अब वक्त नहीं है, ग्रहण शुरू होने वाला है, तुम जल्दी से जाओ। इसके बाद आयो मर जाती है और विलीन हो जाती है। तभी परसियस के पास उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। इधर हेडिस ज्यूस से कहता है कि अब इंसानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, जिससे ज्यूस क्रेकन को आजाद करने के लिए कहता है, जिससे क्रेकन आजाद हो जाता है। इधर आर्गस के लोग राजकुमारी की बलि देने की गुहार लगाते हैं। इधर क्रेकन भी आर्गस पहुंच जाता है, जिससे आर्गस के लोग राजकुमारी को पकड़ लाते हैं और क्रेकन के सामने टांग देते हैं। लेकिन फिर भी क्रेकन उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे इधर ज्यूस की शक्तियां घटने लगती हैं। जिससे हेडिस कहता है कि भाई आज से तुम्हारी हुकूमत खत्म हुई, अब मेरी हुकूमत चलेगी। जिससे ज्यूस कहता है कि ये मत भूलो कि अभी भी आर्गस में एक देव मानव है। जिससे हेडिस आर्गस जाने लगता है। इधर परसियस भी उड़ने वाले घोड़े से आर्गस पहुंच जाता है, लेकिन हेडिस परसियस पर हमला करता है, जिससे परसियस की हेडिस के शैतानों के साथ फाइट होने लगती है। फिर परसियस धीरे धीरे कई राक्षसों को मार देता है। इसके बाद क्रेकन बाहर आता है। तभी परसियस झोले से मेड्यूसा का सिर बाहर निकालता है और उसे दिखाता है, जिससे क्रेकन धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है और क्रेकन मर जाता है। फिर परसियस हेडिस को वहीं भेज देता है जहाँ से वो आया होता है। इसके बाद परसियस राजकुमारी को समुद्र से निकालता है। राजकुमारी परसियस को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन परसियस उसे मना कर देता है। फिर परसियस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद परसियस से ज्यूस मिलने आते हैं। ज्यूस परसियस का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद ज्यूस अपनी शक्तियों से आयो को वापस लाते हैं और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।